हेलो, आवाज़ आ रही है ना? गुड मॉर्निंग। आप लोग का आज फर्स्ट डे का क्लासेज है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? एक्साइटेड फील कर रहे हैं? और ये एक्साइटमेंट पूरे साल रखना पड़ेगा, है ना? फर्स्ट डे, 2 डेज, 5 डेज, 7 डेज, इतने दिन में ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका एक्साइटमेंट पूरे साल रहेगा तो बिल्कुल बन जाएंगे। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है, क्योंकि आप लोग हो सकता है इस बार कुछ बच्चे फॉर्म भरे होंगे ना, और कुछ हो सकता है एक आध ड्रॉप भी होंगे इसमें से। तो नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको एक्साइटेड बिल्कुल रहना होता है आपके एग्ज़ाम हॉल तक। अगर आप एग्ज़ाम हॉल तक जाते हैं और वो एक्साइटमेंट के साथ जाते हैं तो रिजल्ट का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि नीट का जो पेपर होता है वो पेपर टफ नहीं होता है, एग्ज़ाम टफ हो जाता है। अब दोनों कैसे होगा कि पेपर टफ नहीं होता, एग्ज़ाम टफ हो जाता है? तो पेपर इसलिए टफ नहीं होता है कि अगर आप नीट का कोई भी पेपर अगर बनाएंगे तो सारे ही क्वेश्चंस लगभग 200 जो क्वेश्चंस होते हैं, लमसम 130-140 क्वेश्चंस कोई भी बच्चा बना सकता है। लेकिन एग्ज़ाम टफ कैसे होता है? क्योंकि लगभग 20 से 22 लाख बच्चे बैठते हैं। जेई में कितना बच्चा बैठता है पता है? नहीं, 10 से 11 लाख। और सीट कितना है जेई में? इससे ट्रिपल। और मेडिकल का सीट अगर आप 40,000 50,000 रैंक के अंदर में आते हैं ऑल इंडिया के, तभी आप कॉलेज पहुंच पाएंगे। तो 20 लाख बच्चे में आपके पास 50,000 रैंक के अंदर आने का ऑप्शन रहता है कि अगर आप 50,000 रैंक के अंदर आ गए तो आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हैं, है ना? तो 50,000 में आना पड़ेगा। अगर आप आएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेंगे। और यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के बाद हम लोग कुछ नहीं जानते, मतलब प्राइवेट कॉलेज हम जानते ही नहीं है कि कुछ प्राइवेट कॉलेज भी होता है। अगर आप यहाँ आए तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आए हैं। इंडिया में जो बच्चे मेडिकल का तैयारी करते हैं, या आप में जो तैयारी कर रहे हैं अभी बैठे हुए यहाँ पे कि हमको डॉक्टर बनना है, उनके दिमाग में सबसे पहले कौन सा कॉलेज आएगा? एमसी आएगा। एम से नीचे तो सोचते ही नहीं है, नहीं ना सोचते हैं। तैयारी का मतलब हुआ कि हमको एमसी जाना है, तो एम्स जाना है तो एम्स के जैसा मेहनत भी करना पड़ेगा, टॉप कॉलेज में पढ़ना है। और अगर पेशेंट जो है वो कहीं ये नहीं कर पा रहे हैं कि ठीक नहीं हो पा रहा है, उसका ट्रीटमेंट सही से चल नहीं पा रहा, तो वो क्या सोचते हैं? हमको कहाँ जाना है? एम्स दिखाने जाना है। मतलब सबसे जो बेस्ट डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? तो एम्स में मिलेंगे, यही है ना? तो एम्स इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज है। और सिलेक्शन कितना पे लगभग जाता होगा इसका सोचिए? 705 से 10 मार्क्स तक चला जाता है। मतलब आउट ऑफ 720 में 705 या 10 वैरी करता है हर एक साल। अगर हाईएस्ट मार्क्स 720 भी आ गया है और कभी 715 भी आया इस बार, तो वो डिपेंड करता है कि मार्क्स टॉपर का कितना आ रहा है। उसके बाद कौन सा कॉलेज हो सकता है इंडिया का? इसमें भी जाना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे, और बहुत सारे लोग का रहता है नहीं, कहाँ ये आर्मी वाला सारा चीज़, फिर से पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है, फिर पैसा कमाना है, नहीं। तो एएफएमसी जो कॉलेज है ये इंडिया का सेकेंड मेडिकल कॉलेज में आता है। और जो लोग चाहते हैं कि हमें आर्मी का फीलिंग हमारे अंदर भी और एक ट्रीटमेंट भी, डॉक्टर्स भी बनना चाहते हैं, उनके लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो है एएफएमसी। थर्ड कॉलेज कौन सा होगा? मौलाना आज़ाद का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना? ये ऑल इंडिया पीएमटी का बेस्ट कॉलेज, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, ये दिल्ली में है। और एम्स के बाद जो है
सब लोग चाहते हैं ना कि दिल्ली में जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कॉलेज दिल्ली का यही है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट कौन सा हो सकता है? ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है, ठीक है। अगर रेशियो देखिए मेडिकल में, अब यहीं पे देख लीजिए, तो सबसे ज़्यादा गर्ल्स कैंडिडेट मेडिकल के लिए रहते हैं और अच्छा भी कर रहे हैं। मतलब अगर टॉप 10 के अंदर के रैंक भी देखेंगे तो गर्ल्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और हमारे यहाँ भी वही सेम चीज़ है, क्योंकि रेशियो ही गर्ल्स का ज़्यादा है तो रहना ही है, नहीं। उसके बाद किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, KGMC लखनऊ। मतलब ये देखने से ही लगता है कि किंग वाला महल वहल जैसा, नहीं। तो ये लखनऊ का बेस्ट कॉलेज, मतलब यूपी का सबसे अच्छे कॉलेजेज में आता है। और इसका रैंकिंग जो है, उसके बाद जो रैंक आता है उसमें बच्चे ये कॉलेज पसंद करते हैं जाना। ये CMC का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे, बहुत सारे लोग का हो सकता है एक आध बार गए हों। और ऐसे ये इंडिया में ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है कि अगर कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप CMC चले जाइए। तो ये CMC मेडिकल कॉलेज है भिल्लोर में। ये जिपमर पौंडीचेरी, जिपमर का अब 2 कैंपस हो गया, पहले एक ही कैंपस हुआ करता था। जिपमर ये पौंडीचेरी, और एक कैंपस और इसका है कराईकल। तो ये भी इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आता है। लास्ट, इतने कॉलेजेस पे अगर आपको लगता है कि हम पहुंचेंगे, लेकिन अगर वहां नहीं पहुंचे तो इससे नीचे भी नहीं पहुंचिएगा। अपने स्टेट का तो टॉप कॉलेज यही है, तो इससे नीचे नहीं सोचना है। अब ये दुमका और पलामू और गढ़वा मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं सोच के बैठिएगा यहाँ पे, है ना। तो सोचना है MC। अब वो लास्ट में पता चलता है कि हम किस जगह पे खड़े हैं और हमारा तैयारी कैसा है। अगर आपकी तैयारी है तो आप एम्स के लिए ही सोचेंगे, लेकिन कोशिश आपका इससे नीचे भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी कॉलेज मिल जाए काम चला लेंगे वाले, ठीक है। तो रिम्स से नीचे कुछ सोचना ही नहीं अभी। अब आपका क्लासेज, जो क्लासेज आपका चलेगा पूरे साल में, ये यूनिट वाइज क्लासेज चलेंगे और कोई भी बैच को कोई टीचर अलॉट नहीं रहेगा यहाँ पे। मतलब मैक्सिमम जगह देखते होंगे कि ये बैच 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये टीचर अलॉट हो गए, ये फिजिक्स पढ़ाएंगे, ये केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और ये बायो पढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, उनको यूनिट अलॉट होता है। वो कुछ यूनिट आपके बैच में वो टीचर पढ़ाएंगे जो उनका बेस्ट होगा, ठीक है। लगभग 6 से 7 टीचर होंगे हर एक सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसमें हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो एक टीचर पूरा आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल नहीं पढ़ाएगा। फिजिकल अलग टीचर रहेंगे, ऑर्गेनिक के लिए अलग रहेंगे और इनऑर्गेनिक के लिए अलग रहेंगे, ठीक है। तो यूनिट वाइज ही रहेगा। तो इसलिए आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि हमारा बैच 1 नहीं मिला तो हमें 2 नहीं मिला तो हमें 3 नहीं मिला। अभी से लेके वो लगभग 10 बैच तक भी जाएंगे, टीचर वही रोटेट होंगे, चाहे इस सेंटर हो, चाहे वो हमारा हिनू सेंटर हो, कैंपस हो, या फिर हमारा महिंद्रा कॉलेज का भी एक कैंपस है जो कि हरिओम टावर के पास चलता है। और आप लोग का जो भी टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट के बाद भी टेस्ट होता है, जो हमारा ऑल इंडिया AITS का जो टेस्ट होता है या फिर स्पॉट टेस्ट होता है, और वो हम आगे में आपको बताएंगे। उसके लिए आपको उस कैंपस में जाना पड़ता है। मतलब वो टेस्ट का फीलिंग कॉलेज है ना, तो कॉलेज जैसा फील होगा आपको। एग्ज़ाम सेंटर तो ऐसे ही जगह पे मिलता है, कोचिंग में तो नहीं मिलता है। तो हम लोग भी आपको फील करवाते हैं कि आप टेस्ट देने आए हुए हैं, ठीक है। सारे ही क्लासेज यहाँ पे किसी भी रूम में जाएंगे तो सारे ही स्मार्ट क्लासेज हैं। और इस क्लास का फैसिलिटी ये है कि आप अभी क्लास कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे अभी घर से आज नहीं आ पाए होंगे किसी कारण से, वो घर बैठे इस क्लास को देख रहे हैं। उनको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है यहाँ से, और उस पर वो क्लिक करके सेम जैसे आप बैठे हैं
उसी तरह से सेम क्लासेज, जैसे रिकॉर्डिंग का भी एक फैसिलिटी होता है कि इसको रिकॉर्ड करके हम लोग अपलोड कर दिए, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। इस क्लास को साथ में आपके साथ ही वो देख रहे हैं और कर रहे हैं, और अगले 1 दिन या 2 दिन के बाद भी कोई बच्चे आएंगे तो फिर से अटेंड कर लेंगे। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका क्लासेज कोई छूटता नहीं है। अब क्या है कि फिजिक्स का ही टॉपिक ले ले या ऑर्गेनिक का टॉपिक ले ले, उसमें कोई 1 दिन या 2 दिन का क्लासेज अगर छूट गया तो फिर क्या है, 3rd डे में उसको कनेक्ट करने में दिक्कत हो जाता है, मतलब आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये फैसिलिटी डाला गया है कि अब कभी भी तबीयत खराब हो जाए, घर गया, कोई शादी में चले गए, तो आप मैनेजमेंट से बोल के यहाँ पे आप लिंक ले सकते हैं, तो उससे आपका क्लासेज नहीं छूटेगा कभी भी। स्टडी मटेरियल आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सारा आपको यहीं से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या है कि जैसे फिजिक्स किन्हीं का थोड़ा ज़्यादा ही वीक है और आपको एक आध रेफरेंस बुक का ज़रूरत पड़ जाता है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर आपको ज़रूरत है तो आप रेफरेंस बुक रखिए, नहीं है तो नहीं रखना है। तो कौन सा रेफरेंस बुक आपको यूज करना है वो हम लोग आपके ग्रुप में डाल देते हैं कि फिजिक्स में कौन सा यूज कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कौन सा यूज कर सकते हैं, बायो में अगर ज़रूरत है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसे सिंपली ये बात समझिए कि आपके पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। अभी का जो पिछले लगभग जब से ये नीट हुआ है, एनटीए जब से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करना स्टार्ट की है, उस समय से वो एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस है। मतलब हो सकता है कि 1 आध 2 क्वेश्चन आ जाए बायो में, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। आप कहेंगे कि फिजिक्स में एनसीईआरटी से तो नहीं होना है, कि हो जाएगा, नहीं होगा, तो रेफरेंस बुक का ज़रूरत यहीं पे हो जाता है। मतलब फिजिक्स में हो सकता है कि 1 आध आपको रेफरेंस बुक लेने का ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन केमिस्ट्री और बायो इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ना है। हाँ, फिजिकल का हो सकता है कि आपको कुछ टॉपिक के लिए ज़रूरत पड़ जाए, तो वो फिजिक्स और फिजिकल ये 2 चीज़ के लिए हम लोग रेफरेंस बुक डालते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो पूरी तरह से एनसीईआरटी पे रहेगा बेस्ड, इससे बाहर जाना ही नहीं है। और अगर आप इससे बाहर जा रहे हैं तो समझिए आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। और इस बार का एग्ज़ाम आएगा 7th को है, आप पेपर देख लीजिएगा उससे बाहर जाता है या नहीं जाता है। सिर्फ क्या करना रहता है कि ट्रेंड क्या है, मतलब क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो कैसा है। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करके चलते हैं तो फिर आप रिजल्ट्स के नज़दीक तो पहुंच ही जाएंगे, और ट्रेंड से बाहर चलेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आप बहुत सारा चीज़ पढ़ने लगेंगे। तो पढ़ाई में हमेशा एक लिमिटेशन होना चाहिए, मतलब बुक जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए। मान लिया जाए पूरे साल में 10 तरह का फिजिक्स का बुक बना लिए, टाइम है पूरा साल, लेकिन इस मंथ में जो रिवीजन करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका भी मई में होगा, तो अप्रैल में तो रिवीजन ही करना पड़ता है, तो अप्रैल में जो रिवीजन करेंगे वो पूरे 10 बुक का रिवीजन करना संभव है नहीं है। तो आप जो 10 बुक बना लिए उसका रिवीजन तो हुआ नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं। जब तक रिवीजन किसी चीज़ का नहीं होगा तो फ़ायदा होगा नहीं होगा। तो सेम चीज़ है, ज़्यादा बुक हमें फॉलो ही नहीं करना है, हमें उतना ही करना है जो हम लास्ट के 1 महीने में रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टडी मटेरियल का था, वो सारा आपको यहाँ से मिलेगा। देन एक और चीज़ है कि जैसे अभी हम बताया कि आपका क्लासेज हो सकता है कि किसी कारण से आप नहीं आ पाए क्लासरूम में, तो आपका क्लासेज वो मिस हो गया। अब क्या है कि क्लासेस मिस हो गया तो उसका आपको लेक्चर वहाँ से देख लिए। अब लेक्चर के साथ साथ आप नोट करेंगे, है ना, तो उसे इम्प्रूव करवाया गया है पीडीएफ से। वो कैसे कि आप जितना भी टीचर अभी इस बोर्ड पे पढ़ाएंगे सारे का इमेज आपके ग्रुप में जाएगा पीडीएफ के फॉर्म पे। तो अगर कुछ चीज़ छूट गया, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से क्या हुआ ना कि लिखने का आदत छूट गया है, छूटा कि नहीं? देखने का आदत बन गया। सिर्फ हम लोग मोबाइल देखते हैं, पढ़ते हैं, देखने का मतलब ये नहीं कि वीडियो देखते रहते हैं, पढ़ाई ही करते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक वीडियो देखे कोई क्लास का, देन उससे रिलेटेड एक और वीडियो आ गया उसके नीचे,
तो हमारा कोशिश क्या था कि उसको भी देखते उसमें क्या वीडियो में बोल रहा है, उसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो पेन जो है ना वो हाथ में आया ही नहीं, और कॉपी तो दिखता ही नहीं आसपास में। तो इसी कारण से हमारा लिखने का ही हैबिट नहीं रहा, और अगर रहा भी तो स्पीड इतना कम हो गया कि क्लास में टीचर के साथ ही नहीं लिख पा रहे हैं। क्योंकि पिछले साल भी ये चीज़ हम देखे हैं, और हो सकता है आप लोग थोड़ा और इम्प्रूव किए होंगे तो हो सकता है कि कम छूटे, लेकिन छूटेगा तो जरूर। तो बीच में कोई लाइन छूट गया, अब क्या करेंगे, या तो छोड़ देंगे, छूट गया छूट गया, ऐसा जरूरी थोड़े ना कि किसी से पूछ देगा। लेकिन अगर आप बायो का देखेंगे तो कोई भी लाइन से पूछ देता है क्वेश्चन, तो छूट गया तो हो सकता है सेम लाइन से भी क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे पीडीएफ अगर आपको मिल जाता है तो सारे का सारे आप मिला सकते हैं ना कि हमारा कोई छूटा तो नहीं। आप मैच करके यहाँ पे अगर कुछ छूटा है तो आप बीच के लाइन में नोट कर लीजिए, कहीं पे साइड में नोट कर लीजिए, तो आपका कोई क्लास का नोट्स नहीं छूटेगा, या फिर किसी से लेना नहीं पड़ेगा कि हाँ हमको थोड़ा कॉपी दो, नोट करना है। तो ये पीडीएफ आपको आपके ग्रुप में जाएगा, जो ग्रुप आपका बना है उस ग्रुप में ये चला जाएगा। इंडिविजुअल डॉट्स जो है, जैसे एक आपके ग्रुप में डॉट सेशन जाता है, मतलब डॉट क्लासेज। डॉट क्लासेज में क्या है कि जो टीचर आपके पढ़ा रहे हैं उनको एक टाइम पे लॉट किया जाता है कि आप यहाँ पे बैठेंगे। अगर किन्हीं को उस टॉपिक में पूछना है तो आप अपना जाके इंडिविजुअली उसको क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, या कुछ टॉपिक में दिक्कत है तो टॉपिक को आप समझ सकते हैं। तो ये फैसिलिटी यहाँ भी है और उस वाले बिल्डिंग में भी है। तो कहीं भी वो टाइम में आपको लिखा हुआ रहेगा कि कौन से बिल्डिंग में वो लगा हुआ है उनका डॉट सेशन का क्लासेस, ठीक है। तो वो आप उनसे इंडिविजुअल जाके पूछ सकते हैं। क्लास का जो शेड्यूल होगा, आज तो थोड़ा लेट किया गया है, फर्स्ट डे का क्लासेस था इसलिए। ऐसे आपका क्लासेस जो है वो 7:45 से ही स्टार्ट होगा। अब 7:45 से स्टार्ट होगा तो बहुत सारे लोग का तो ब्रेकफास्ट ही नहीं हुआ रहेगा, नहीं ना। तो सुबह 7:45 से लेके 1:30 तक तो ऐसे नहीं रह सकते हैं, दिमाग में घुसेगा ही नहीं कुछ, नहीं। उसके लिए है आपको ब्रेक दिया जाएगा 9 बजे। 9 बजे एक ब्रेक रहेगा 20 मिनट का। आप अगर ब्रेकफास्ट लेके आए हैं तो ले लीजिए, या फिर आप हॉस्टल्स में हैं तो 20 मिनट में तो आसपास के हॉस्टल से भी आ सकते हैं नाश्ता करके। और हर एक क्लास के बाद, उसके बाद जो क्लासेस शुरू होगा उसके बाद 1 घंटे 15 मिनट का हर एक क्लास होगा, और उस क्लास के 2 क्लास के बीच में 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। अगर कुछ चीज़ आप नहीं समझ पाए तो आप टीचर से जाकर तुरंत से पूछ लीजिए। मतलब उसको ये नहीं कि 2 दिन बाद पूछेंगे, टॉपिक खत्म होगा तब पूछेंगे, तब तक तो भूल जाएंगे। तो जैसे ही ये सब चीज़ हो, बस तुरंत से क्लास से बाहर जाइए और वो पूछ लीजिएगा उस ब्रेक टाइम पे। इसमें एक फैसिलिटी और है कि आपके मोबाइल पे एक ऐप हम लोग डालेंगे, आपको एक लिंक शेयर करेंगे, उसको आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। जितना भी क्लासेज अभी से लेके पूरे साल तक चलेगा वो सारा लेक्चर आपके मोबाइल ऐप पे रहेगा। आज क्लास किए, आप चाहते हैं 1 महीने के बाद सेम क्लास को हमको देखना है रिवीजन के लिए, कहाँ से मिलेगा? आप उस ऐप पे जाइए, उसमें टीचर का नाम, लेक्चर रहेगा, आप उसको क्लिक कीजिए, आपके पास वो वीडियो अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि रिवीजन ईजी हो गया। अब वो क्लास, सेम क्लास तो फिर नहीं मिलेगा ना, तो रिवीजन करना है तो सेम वीडियो से आप कर लीजिए, ठीक है। ये डिजिटल ऐप जो हमारा बना हुआ है, उस ऐप में आपका क्या क्या फैसिलिटी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी पीडीएफ को। दूसरा ये कि उसमें आपका अटेंडेंस, जैसे आप आज आए हैं पहली बार, एक आपका कार्ड इशू होगा जो कि बाहर में एक मशीन लगा हुआ, उसमें पंच करना है। जैसे ही आप पंच करेंगे वो मैसेज आपके पेरेंट्स को जाएगा, वो पेरेंट्स के लिए बना है। ये नहीं कि अपने वाले मोबाइल नंबर डलवा दिए बस उसी में चल गया, नहीं। तो अगर आप डाल भी देंगे तो उसका भी हम लोग सॉल्यूशन रखें, हम जानते हैं कि ये चीज़ करते हैं सब लोग। तो उसके लिए जो ऐप है, इस ऐप में भी वो डिस्प्ले हो जाता है, डेट डिस्प्ले होगा, जितने बजे आए हैं वो टाइम डिस्प्ले होगा, जितने बजे निकलेंगे वो टाइम और डेट वो भी उसमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप अपना मोबाइल पे दिए तो मैसेज तो आ गया,
लेकिन ऐप में भी सेव रहता है सारा कुछ, तो बच नहीं सकते हैं कि हम बंक मार कर हॉस्टल में पड़े हुए हैं। ठीक है। दूसरा कि रिजल्ट्स वाला, जितना आप टेस्ट देंगे, टेस्ट का ड्यूरेशन हम लोग 20 डेज के लमसम रखते हैं शुरू के टेस्ट में, और टेस्ट में जो क्लास में चल रहा है वो सेम टॉपिक से ही क्वेश्चंस रहेगा, और हर एक 2 से 3 टेस्ट के बाद एक कंबाइंड टेस्ट होता है, वो मेजर टेस्ट बोलते हैं। तो मेजर टेस्ट का जो टेस्ट सेंटर रहेगा वो क्लासरूम में नहीं रहेगा, वो हमारा महिंद्रा कैंपस में हो जाता है, चेंज करते हैं उसको, तो वहाँ पे होगा। जितने रिजल्ट्स होंगे उसका मैसेज तो जाएगा ही, तो मैसेज भी सेम आप लोग अपने मोबाइल पे मंगवा लेते हैं नंबर डाल के, क्योंकि उसमें जो नंबर डालेंगे उसी पे मैसेज चल जाएगा वो AMR पे। ठीक है। तो पेरेंट्स के पास क्या गया, पैसा तो वही दिए है ना, तो उनके पास भी जाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ऐप में डाल दिए हैं। जितना टेस्ट देंगे अभी से लेके आप लगभग 5 मई तक, 6 मई को एग्जाम होगा, 3 मई को आपका लास्ट रहेगा टेस्ट, तो उसमें भी आपका वो देख सकते हैं सारे ही टेस्ट का, और विथ कंपेयर टू टॉपर्स, मतलब जो टॉप करेगा उस बैच का, उसका मार्क्स कितना आ रहा है, उसका पूरा ही डिटेल्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के साथ, और आपका भी डिटेल्स साथ में रहेगा, ताकि जब आप घर जाएं तो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तब तो शाबाशी मिले, और नहीं अगर कर रहे हैं तब तो जैसे ही गेट से घुसेंगे समझ में आ जाएगा। नहीं तो पैसा अगर लगाए हैं आपके पेरेंट्स तो उसका तो रिटर्न उनको देना पड़ेगा। टेस्ट का सीक्वेंस अलग अलग होता है, मतलब एक हुआ क्लास टेस्ट जो कि अभी चलते रहेगा, उसके बाद दिसंबर के बाद से वो एक स्पॉट टेस्ट शुरू हो जाता है। तो स्पॉट टेस्ट का मतलब हो गया कि वो वीकली टेस्ट हो जाएगा, और उसका सिलेबस एक डिजाइन करके आपको मिला रहेगा। वो सिलेबस कवर होते होते आपका स्पॉट टेस्ट में लगभग 8 टेस्ट होता है, पूरा सिलेबस खत्म होता है उससे। तो क्या हुआ, पहले तो क्लास में टेस्ट दिए, तो क्लास टेस्ट से आपका सिलेबस खत्म हुआ, देन आपका स्पॉट टेस्ट हुआ, स्पॉट टेस्ट से सिलेबस खत्म हुआ। तीसरा जो है आपका QBPT, एक AITS होता है, लेकिन उन बच्चों के लिए होता है जो क्लासेज ज्वाइन नहीं किए रहते हैं, सिर्फ टेस्ट देते हैं, तो उनका 14 डेज पे टेस्ट चलते रहता है। तो आप लोग का टेस्ट देना है एक स्पॉट टेस्ट, देन QBPT। QBPT का मतलब हो गया कि ये हर एक 3 डेज पे टेस्ट होगा, और जब लास्ट मंथ रहेगा तो हर अल्टरनेट डे में टेस्ट होगा, जैसे अभी चल रहा है जो इस बार नीट का देने वाला है एग्जाम। मतलब जो टेस्ट वाला डर है, डर तो सबको है टेस्ट से, तो वो डर खत्म करवा देंगे, इतना टेस्ट दिलवाएंगे आपको। लगभग आपको पूरे साल में 80 से 90 टेस्ट होता है। QBPT में 11 टेस्ट होगा, स्पॉट टेस्ट में होगा, और फिर डेली टेस्ट होते रहता है हर अल्टरनेट डे में, तो लगभग 80 टेस्ट के आसपास हो जाता है पूरे साल का। तो इतना सारा टेस्ट दे लेंगे तो टेस्ट का मतलब ही भूल जाएंगे, टेस्ट भी कुछ होता है नहीं। तो टेस्ट से डरने का जरूरत नहीं है, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा आपका। हाँ, लाइब्रेरी, जो बच्चे कहीं बाहर से आते होंगे तो वो क्या होता है कि हॉस्टल में है, अब 2 या 3 बच्चे के साथ पढ़ रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस होता है कि वहाँ पे हमारा पढ़ाई जो है वो स्मूथली नहीं चल रहा है, कभी कॉल आ गया, कभी कुछ हो गया, तो उसके लिए लाइब्रेरी बनाया गया है यहाँ पे। तो उस लाइब्रेरी में एक साथ आप बैठ के वहाँ पे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और उस लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाया जा रहा है। मतलब आप जो मोबाइल पे लगे रहते हैं वीडियो वाला, तो हमारे पास उस लाइब्रेरी में बैठ के वो डिजिटल वीडियो देखिए, सब में हेडफोन और सिस्टम लगा रहेगा, कंप्यूटर लगा रहेगा, तो आप छोटे स्क्रीन पे जो देख रहे हैं उससे आई का प्रॉब्लम भी होता है। तो बेहतर है कि आप हमारे डिजिटल लैब में, लाइब्रेरी में बैठ के 1 घंटा या 2 घंटे जो भी लेक्चर देखना है वो आप देख सकते हैं। तो ये भी प्रोविज़न है। एक स्टडी प्लानर मिलेगा आपको। स्टडी प्लानर में क्या रहता है कि जितने भी टेस्ट देते हैं वो सारे का आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनता है, मतलब नोट करते हैं आप। पर डे आप क्या कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो आपको मेंशन रहता है इसमें करना। पर डे अगर आप नोट करते हैं कि हम सुबह से हमारा क्या रूटीन फॉलो किए हैं, शाम तक हमारा जो आप शेड्यूल बनाए होंगे अपना पढ़ाई का, वो क्या कर रहे हैं, वो सारा ही नोट करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप एक वीक में कितना एफिशिएंटली आपका पढ़ाई हुआ है, या
क्या क्वेश्चंस कितना किए हैं, कौन कौन सा टॉपिक कवर अप हुआ है, ये सारा कुछ उससे पता चल जाएगा। अगर आप एक वीक में देखते हैं तो पूरे वीक का चीज आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। तो क्या होगा, जैसे हम कहीं पे कॉपी पे ये सब चीज़ तो आप, हमको लगता है आप नोट नहीं करते होंगे, हो सकता है एक टाइम पे जब बचपन में पढ़ते होंगे तब करते होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा चीज़ है। मतलब आपका एक रूटीन फॉलो होता है। तो उस रूटीन में क्या है कि आप वीकेंड का देख लीजिए कि हमारा इस वीक में कैसा पढ़ाई हुआ। अगर कहीं पे कम हुआ तो हम अगले वीक में उसको बढ़ाएंगे। तो उसके लिए ये आपका स्टडी प्लानर मिलेगा, जिसमें कि आप पूरे डे में नोट करते रहिए और आप एक टाइम के बाद देखिएगा कि इससे आपको बहुत सारा चीज़ आपको क्लियरली पता चलने आएगा कि हम कितना पूरे वीक में क्वेश्चंस बनाए हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में कम बनाए हैं। अगर टेस्ट में हमारा किसी सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स आ रहा है तो उसका क्या रीजन है, ये आपको वहीं से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये आपका स्टडी प्लानर होता है। आपके बीच में क्या है कि जितने भी टॉपर्स होते हैं, जो नीट के टॉपर्स होते हैं, वो बच्चे आते हैं और आपसे रूबरू होंगे, मतलब क्लास में भी आते हैं। और कभी कभी क्या है कि अब लेट नाइट वो लोग आए, मतलब थोड़ा लेट आए, 6, 7, 8 बजे के बाद आए, तो वो लाइव आपको रहेगा। इन सब बच्चों से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो अपने बारे में बताते हैं कि हमने पढ़ाई कैसे की। तो वो चीज़ भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। एक हमारा बैच होता है रैंकर्स और दूसरा बैच होता है रेसर। शायद कुछ लोग नाम सुने हो, कुछ लोग नहीं भी सुने हो। रैंकर्स बैच क्या होता है कि आप जो अभी से लेके टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, एक टाइम के बाद स्पॉट टेस्ट हुआ, स्पॉट टेस्ट का मार्क्स से हम लोग एक बैच को सिलेक्ट कर लेते हैं सारे बच्चे के बीच से। उसमें जो इस बार 12th देंगे अगले साल, उनका भी रहेगा और आपका भी रहेगा। तो इन बच्चों को अलग से हम लोग एक बैच बना के रखे रहते हैं, जिसमें रैंकर्स 25 बोला जाता है उसको, मतलब 25 ही बच्चे सिलेक्ट होंगे उसमें। उन 25 को सुबह से शाम तक हमारे अंडर रहना पड़ता है, मतलब सुबह 9 बजे से लेके रात के 7:30 बजे तक, शाम के 7:30 बजे तक। अगर उस बैच में आप सिलेक्ट हो गए तो समझिए कि आपका रिजल्ट हो गया। मतलब वो बैच से टॉपर्स ही रहते हैं, मतलब वो हायर जो मार्क्स वाले बच्चे रहते हैं सब लगभग उसी बैच से रहते हैं। तो ये अभी से नहीं, जब आपका सिलेबस लास्ट होने लगता है। सिलेबस लास्ट कब होगा? लगभग फरवरी तक में आपका पूरी तरह से सिलेबस खत्म हो जाएगा। हमारा ये कोशिश रहेगा कि वो जनवरी 15 तक हो जाए तो और बेहतर है। ठीक है, इसलिए आप पहले बैच में आए हैं तो उसका बेनिफिट आपको दिखेगा कहीं ना कहीं। अगर उस बैच में आप सिलेक्ट हो गए तो समझिए कि आपका रिजल्ट पहले ही हो गया। और अगर कुछ भी आप जैसे सिलेक्ट हुए वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि हमारा इस बार सिलेक्शन हो रहा है। तो वो होता है रैंकर्स बैच। उसमें क्या फैसिलिटी है, आप कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको सुबह यहाँ पे आना है। अगर थोड़े दूर में रहते हैं तो हमारा ट्रांसपोर्ट जाके लेके आएगा। ठीक है, अब क्या है कि सुबह सुबह आ जाएंगे तो खाना पीना का व्यवस्था कहाँ से होगा? तो वो सारा चीज़ आपको यहीं से मिलेगा, मतलब उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा भी। सुबह नाश्ता, खाना, शाम का स्नैक्स, रात का खाना, और जितना टाइम चाहे चाय और कॉफ़ी, अगर जो आदत है आपका वो सब, जूस वूस सब मिलते रहता है, फ्रूट्स रखा रहता है, जब जो खाना है। लेकिन उतना देर बैठने का आदत बनवा देंगे आपको। और नीट में क्या है ना कि अगर आपको बैठने का आदत बन गया तो समझिए आपका रिजल्ट हो गया। आप कहेंगे तो पूरे टाइम हम यहीं बैठ जाएं। बैठने का मतलब ये नहीं हुआ, बैठने का मतलब हुआ कि उस टाइम जो बैठे आप उतने टाइम तक आपको बैठने का आदत, मतलब पढ़ाई का आदत बन गया। डॉक्टर कभी गए होंगे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, तो देखते होंगे कुछ डॉक्टर्स का जो अभी जस्ट इंटर्नशिप में होंगे, उन लोग का 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक लगातार ड्यूटी चलता है ना। इंजीनियर का ऐसा नहीं होता वो लोग का क्या है कि एक टाइम फिक्स है, उसके बाद वो जाएंगे घर। डॉक्टर वाले में वो चीज़ नहीं है। तो मतलब यही हो गया कि आपको आदत बनाना पड़ेगा मेहनत करने का। उसमें दिमाग का बहुत ये नहीं है कि आपको बहुत शार्प माइंड है तभी आप कर सकते हैं। मेहनत जो बच्चा ज़्यादा करेगा वो उतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसका यही मतलब है। ठीक है, तो रैंकर्स बैच में वही 25 बच्चे सिलेक्ट होंगे। अब क्या है कि जो 25 से बाहर हो गए वो 26 हो गए तब, या 27 हो गए तब तो फिर रहेगा कि तो मेरा नहीं होगा, नहीं,
उसके बाद अगला जो 40 बच्चे होंगे वो रेसर बैच में आ जाएंगे। मतलब आपको और एक चांस मिलता है कि अगर आप उस बैच में भी सिलेक्ट होते हैं तब भी आपका पॉसिबिलिटी बढ़ा रहेगा। तो रेसर बैच एक अलग बैच रहता है, उसमें भी 40 बच्चे रहते हैं और सेम रहता है सारा कुछ लगभग। दूसरा, और हाँ, इसमें अब क्या होता है कि आप सुबह में जो पढ़ाई करना कीजिए, लेकिन शाम में 2 से 5 आपको पर डे टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब हर दिन एक टेस्ट पेपर बनाना होता है, ये रैंकर्स में भी और रेसर में भी। इसी कारण से इसका रिजल्ट अच्छा हो जाता है। अगर आपको कोई पर्सनल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ चीज़ों को, या फिर मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए पर्सनली आप आके वहाँ पे ऑफिस में मिल सकते हैं। एक मेंटोर अलॉटेड रहते हैं हर एक बैच के लिए, उनसे आप मिलिए, वो आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर वो उनको लगता है कि वो हमसे मिलाने का ज़रूरत है तो डायरेक्ट वो हमसे मिला देंगे आपको। ठीक है। ये देखिए रैंकर्स बैच ऐसा ही बैठा रहता है, पूरे टाइम ही बैठा रहेगा। इन लोगों को पानी लेने तक के लिए भी बाहर नहीं जाने दिया जाता है। मतलब वहाँ पे एक आदमी अटेंडेंट रहता है जो कि हर चीज़ उनके हिसाब से वो वहीं पे प्रोवाइड करता है। ये रेसर बैच का लाइब्रेरी है, यहाँ पे रेसर वाले बच्चे बैठते हैं। हाँ, ये आपको अगले मंथ पे ड्रेस कोड आ रहा है, ये तो ये टी शर्ट आप लोग को अवेलेबल रहेगा, अगले मंथ में ये मिल जाएगा और फिर यही ड्रेस कोड हो जाएगा। हाँ, आप में से जो रैंकर सिलेक्ट होंगे वो इस बिल्डिंग में रहेंगे। ये आप लोग पहली बार इस बिल्डिंग में जाएंगे, मतलब ये जो है वो लगभग दुर्गा पूजा के आसपास में ये रेडी हो रहा है, तो आपका जो बैच आएगा वो पहला बैच होगा इस बिल्डिंग के लिए। और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक होटल जैसा है, सब कुछ बना हुआ, मतलब एसी वेसी सारे रूम में, गद्दा वद्दा सारा प्रॉपर वैसे ही रहेगा। मतलब आपको फील नहीं होगा कि हम घर से बाहर रह रहे हैं। जैसे हॉस्टल में क्या है कि आपके घर में टाइल्स वाइल्स हर चीज़ लगा हुआ है, और यहाँ पे हॉस्टल में आते हैं तो कैसे भी काम चलाओ वाला हो गया रहना नहीं। तो उसको देखते हुए ये बिल्डिंग रेडी किया जा रहा है कि अगर वो रैंकर्स बैच के बच्चे आएंगे तो इस हॉस्टल में आएंगे। और इसमें क्या है कि रूम के जस्ट बाहर में आपका एक लाइब्रेरी भी बना हुआ है कि अगर आप रूम में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए। इस बार जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था नीट का, तो ये टॉपर रहे थे, जिसमें हाईएस्ट मार्क्स जो था 715 मार्क्स था। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि 25 रैंक में मार्क्स कितना था, 705। और नेक्स्ट 50 मार्क्स 50 रैंक पे 700, मतलब 15 नंबर पे लगभग जो है 50 बच्चे थे। वो टॉप का, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे परसेंटेज जो है पॉइंट का डिफरेंस होगा और रैंक बहुत सारा होगा। तो अगर आपको अच्छा करना है तो इस मीन्स कि आपको टॉप पे रहना पड़ेगा, तब जाके आपको डिफरेंस दिखेगा। नहीं तो जैसे जैसे बॉटम में आएंगे, आपका 1% भी अगर कम हो गया तो आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, पॉइंट का डिफरेंस हो जाएगा, तब भी नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये करना है कि हम ऊपर पे रहे, ऊपर रहेंगे तो डिफरेंस अलग रहेगा, उसमें आपको रैंक अच्छा मिलेगा, कॉलेज अच्छा मिलेगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बैठे थे इसमें 2000, अच्छा ये ऑल इंडिया कोटा से जो बच्चे को कॉलेजेस मिला था, ठीक है, ये ऑल इंडिया कोटा का है। तो जनरल में 20,000 रैंक तक लमसम को बच्चे को ऑल इंडिया से कॉलेज मिला था, और बीडीएस में लगभग 35,000 के आसपास में। मार्क्स अगर देखिएगा तो 602 मार्क्स, 602 पे लास्ट बच्चे को कॉलेज मिला एमबीबीएस में, और बीडीएस में 572। तो हम लोग तो इस पोर्शन को अभी बात ही नहीं करें, क्योंकि हम तो एमबीबीएस के लिए सोच के आए हैं यहाँ पे। ओबीसी में बहुत डिफरेंस नहीं रहता, अभी हम बता रहे थे ओबीसी और जनरल लगभग बराबर पे रहता है, 1 मार्क्स कुछ नहीं होता है।
ठीक है। तो अगर यहाँ पे ओबीसी और जनरल वाले हैं, समझिए हम जनरल ही हैं, कोई फ़ायदा नहीं होना है उससे। बाकी आगे के कैटेगरी में फ़ायदा होता है, अगर आप एससी में हैं या एसटी में हैं तो वो मार्क्स, कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जाता है। और सबसे नीचे में कहाँ आएगा, स्टेट का अपना। देखिए सिलेक्शंस जो होता है, नीट का एग्ज़ाम सिंगल होता है, उस एग्ज़ाम से आपको ऑल इंडिया में भी मिलेगा और स्टेट वाले में भी मिलेगा। ऑल इंडिया वाले से मिला तो आपको बता दिया कि लगभग 602 नंबर। और अगर बच्चे स्टेट के थ्रू काउंसलिंग करवाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अलग से स्टेट का होना नहीं है, उसी एग्ज़ाम से होगा स्टेट का काउंसलिंग, तो स्टेट के काउंसलिंग में रिम्स और एमजीएम, उसके बाद धनबाद, हजारीबाग, पलामू, दुमका, तो सबसे कम मार्क्स जो जनरल में कितना मार्क्स पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा 590 यही है ना। तो जनरल में 590 लास्ट मार्क्स था, इतना मार्क्स पे कॉलेजेस मिला था। तो आपको तो आपके टाइम पे जब जाएंगे तो लगभग 600 तो रहेगा ना। तो अगर लास्ट भी कॉलेजेस आप सोच रहे होंगे तो 600 नीचे तो हो ही नहीं सकता। तो आपकी जो हाँ, तो ऐसे तो कैटेगरी के हिसाब से जब बांटा जाए ओबीसी, एसटी, एसटी, हाँ, तो उसके अनुसार से तो मतलब कम रैंक लाने वाला भी बन जाएगा डॉक्टर, तो उससे अनपढ़ बनेगा तो देखिए ये तो आप जब दिखाने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, उसका बोर्ड देखते होंगे ना। पहले बोर्ड में क्या देखते हैं कि वो कौन से डॉक्टर हैं और कहाँ से पढ़े हैं। ठीक है, अगर कोई दिख गया कि एम्स का, तब तो आपके दिमाग में ऐसे ही आएगा ये अच्छा ही डॉक्टर होगा। नहीं, अगर वो पलामू वाला डॉक्टर मिल जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं पलामू वाला नहीं, हम और कोई अच्छा डॉक्टर देखते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं कि वो अलग अलग बांटे हैं लोग, इसमें होना नहीं चाहिए। लेकिन है तो हम तो वही मान के चलेंगे, हमारे कारण से तो चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन वो आप पे है डिपेंड कि आप क्या करना चाहते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपका जो मार्क्स है, एक जनरल कैटेगरी के बच्चे का मार्क्स जो है वो 590 से नीचे नहीं ही आएगा। अगर आप तैयारी अपना कर रहे हैं, हम लोग तैयारी का बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब जब हम ट्रीटमेंट का बात करेंगे कि हमको कहाँ जाना है, तब वो अलग पार्ट हो गया है ना। तो आपके टारगेट पे क्या होना चाहिए कि हमारा मार्क्स 600 से नीचे नहीं, उससे ऊपर हो। उससे ऊपर जितना होगा उतना अच्छा रैंक इम्प्रूव करेगा। और अभी इधर कुछ फ्यू डेज में या फ्यू मंथ्स में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीट बढ़ने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो रिम्स का 100 सीट बढ़ सकता है। ठीक है, हाँ, ये एक और इम्प्लीमेंटेशन आ सकता है, जैसे बिहार में हुआ है कि प्राइवेट कॉलेज का 50% सीट को गवर्नमेंट फी पे कर दिया गया है इस बार से। तो बिहार के बच्चे होंगे तो ये फ़ायदा उनको मिलेगा। लेकिन झारखंड में अभी नहीं हुआ है, हो सकता है इस बार हो जाए, क्योंकि एक स्टेट लागू करता है तो दूसरे स्टेट में भी कोशिश शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मार्क्स देख रहे हैं कि इससे नीचे नहीं सोचना है, चाहे कोई भी कैटेगरी में हो। अगर आपका कोई भी रिजर्व कैटेगरी है तो बेहतर ये है कि हम मार्क्स थोड़ा ऊपर लेके आएंगे तो कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे यहाँ पे कि कितना मार्क्स तक के बच्चे को क्वालिफाई किया हुआ था। क्वालिफाई मार्क्स अलग होता है, यहाँ पे देख रहे हैं 138 पे क्वालिफाई कर गया। क्वालिफाई का मतलब हो गया कि वो बच्चा कहीं भी एडमिशन हो सकता है, अगर क्वालिफाइड नहीं रहेगा तो प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए नीट में क्वालिफाई मार्क्स एक डाला हुआ रहता है। तो जैसे आप देखे हैं कि 21 में जो मार्क्स था 138 और जो 2022 का था तो 117, मतलब जिसका मार्क्स 117 था वहाँ तक के बच्चे को कॉलेजेस मिला, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस मिला या जो भी कॉलेजेस मिला, लेकिन उससे नीचे वाले को नहीं मिला। ठीक है, तो रिजल्ट्स में लिखा रहता है क्वालिफाइड, तो क्वालिफाई का ये मतलब नहीं कि उसको कॉलेज मिल जाएगा। क्वालिफाई कितने बच्चे किए थे, लगभग 8,81,000 है ना। तो 8 लाख बच्चे क्वालिफाई किए। अब इतना सीट तो नहीं है, तो उसमें से जो बच्चे चाहे कि हम प्राइवेट में जाएंगे वो प्राइवेट में गए, लेकिन इससे नीचे अगर मार्क्स रह गया तो वो भी नहीं मिला। आपके एग्जाम का सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये तो पता होगा या कुछ लोग को नहीं पता होगा कि नीट में अब 2 तरह से पेपर आता है। एक पेपर होता है सेक्शन ए। सेक्शन ए का मतलब हो गया कि टोटल नीट में अब पहले 180 क्वेश्चन हुआ करता था, अब 200 क्वेश्चन हो गया। 200 में क्या किया कि वो 20 क्वेश्चन ऐसा दे दिया
कि ऑप्शन बना दिया, ऑप्शनल हो गया वो। अगर आप चाहे तो उसमें से कोई बना लीजिए, बनाना 180 ही है, टोटल क्वेश्चन 180 बनाना, दिया गया 200 है। तो सेक्शन ए में जैसे फिजिक्स में 50 क्वेश्चन देता है, जिसमें 35 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ए और 15 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी। क्वेश्चंस में कोई खास डिफरेंस नहीं रहेगा सेक्शन ए और सेक्शन बी में, ठीक है। बट उसमें सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, मतलब आप 10 बनाना है, लेकिन सेक्शन ए का 35 बनाना है, उसमें कोई छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। तो 35 आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी से 10 बनाना है, जिसमें 5 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री का भी है, सेक्शन ए सेक्शन बी सेम 35 और 15। और बायो का क्या है कि उसमें आपका टोटल क्वेश्चन 100 होता है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन बोटनी से 45 और जूलॉजी से 45, मतलब 90 क्वेश्चन आपको बनाना है। और बोटनी से 5 क्वेश्चन सेक्शन ए से बी से छोड़ सकते हैं, और जूलॉजी में भी 5 क्वेश्चन सेक्शन बी से छोड़ सकते हैं, मतलब 180 क्वेश्चंस आपको बनाना होता है। समझ गया ना? हाँ, अब क्वेश्चंस, अब सेक्शन ए और सेक्शन बी में थोड़ा डिफरेंस क्या होगा कि उसमें 35 का 35 आपको अटेम्प्ट लेना ही पड़ेगा। तो आज से आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, मतलब आप अब रेस में आ गए। पहले तक क्या था, कोचिंग जाएंगे, अब कोचिंग आ गए, अब पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से आप अपने रेस में आइए। अब देखिए क्या है कि कोचिंग, टीचर तो हर के लिए, अब यहाँ पे जो पढ़ाएंगे टीचर वो तो इतने सारे बच्चे को पढ़ाएंगे, लेकिन हर बच्चा का अपना एक काबिलियत होता है कि वो कॉलेज पहुँचेगा, ठीक है। टीचर्स के थ्रू बच्चे कॉलेज नहीं पहुँचते हैं, ये तो पहले दिमाग में रख लीजिए कि हमको टीचर, बहुत बढ़िया टीचर पढ़ा दिए तो हम कॉलेज पहुँच जाएंगे। अगर ऐसा रहता तो इंडिया में तो इतने सारे टीचर हैं, तो कोई खास टीचर के पास ही बच्चा पढ़ने जाता नहीं। तो वो आपका मेहनत है, अगर आप में वो काबिलियत है, आप खुद में वो एडजस्टमेंट कर लिए कि नहीं हमको मेहनत करना है, तो आपका होगा। और जो सोच ले कि बस हमको अच्छा टीचर पढ़ा दिए, तो टीचर का तो काम ही है पढ़ाना, वो पढ़ाए, वो चले गए और उसके बाद कुछ दिन के बाद वो टॉपिक भूल गया। तो दिमाग में पहला बात यही रखना है। दूसरा ये कि कोई भी टीचर हो, ठीक है, आप उनको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं जहाँ दिक्कत हो पूछिए। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि उनके फ़ैन हो जाते हैं, तो जो फ़ैन होते हैं वो क्लासरूम में ही लटक के रहते हैं घूमते हुए, और जो फ़ैन नहीं बने वो क्लास से बाहर चल के मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हैं। तो ऐसे बच्चे मैक्सिमम क्या है कि देखेंगे क्लास में एकदम शांत दिखेंगे, कोई मतलब नहीं, बस क्लास में बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उससे उतना ही मतलब है। और कुछ बच्चे का क्या है कि वो टीचर के आगे पीछे ये वो करते रहेंगे, तो फिर वो ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये शुरू से आप ये कर लीजिए कि टीचर से हमको एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। कहाँ पे मेंटेन करना है? आपको जहाँ क्वेश्चन दिक्कत है सब चीज़ पूछिए, लेकिन अब उनके फ्लैग लेके नहीं घूमते रहिए कि भाई ये टीचर ऐसे हैं, वो टीचर वैसे हैं। उससे क्या है ना कि टीचर का भी आपस में थोड़ा ये होने लगता है कि भाई ये बच्चा जो है वो उस टीचर के सपोर्ट में है, वो बच्चा उस टीचर के सपोर्ट में है। इन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है। तो बस क्लास में है, टीचर पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो उसको वहीं पे पूछना है। टीचर क्या सोचेंगे या कोई हमारे बारे में बच्चा क्या सोचेगा, इन सब चीज़ों से बाहर आ जाना एकदम से। और कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो क्या है, मैनेजमेंट से बात करना ज़रूरी है। अब टीचर आपको लग रहा है कि नहीं हमको कहीं दिक्कत हो रहा है, हमको एक्स्ट्रा क्लासेज चाहिए, हमको डॉट क्लासेज चाहिए, टीचर को बोल रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, तो हम लोग उसी के लिए बैठे हुए हैं। तो नीट 24 के लिए आप एकदम रेडी हैं, और अब यहाँ से आप जो भी चाहेंगे वो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा 1 साल से भी ज़्यादा टाइम है। लास्ट मोमेंट में कोई कुछ नहीं कर पाता है, जो भी करना है वो स्टार्टिंग से ही। अगर कुछ बच्चे ये सोचते हैं अभी चल रहा फिर लास्ट में तो हम कर ही लेंगे, तो लास्ट में क्योंकि इतना सारा आपके पास बैकलॉग बचा रह जाता है कि आप कवर ही नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग से क्लास में जो पढ़ाई हुआ रूम पे जाइए, उसको पूरी तरह से कवर कर लीजिए। जो क्वेश्चंस बनाना है उस टॉपिक का उसको बना के रखिए, हाँ जो नहीं बन रहा उसको मार्क करके रखिए और टीचर से पूछिए। और एक शॉर्ट नोट्स भी स्टार्टिंग से रेडी करते रहिएगा, चाहे वो फिजिक्स या केमिस्ट्री और बायो कैसे करेंगे। उसमें
जैसे आपके फिजिक्स में जो फार्मूला है या जो कॉन्सेप्ट उस टॉपिक का यूज हुआ वो कीजिए। बायो में क्या है, अंडरलाइन का आदत बना के रखिए। कोई भी लाइन से हो सकता है एक और नया क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, तो अगर आपके दिमाग में आता है कि हाँ इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, उसको एक जगह पे नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप टेस्ट देने जा रहे हैं बस उस शॉर्ट नोट्स को देख लीजिएगा, आपका काम हो गया, बुक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और क्लास नोट्स क्या है कि सोचेंगे कि क्लास नोट्स से पढ़ लेंगे तो लास्ट टाइम में आपके पास लगभग 50 कॉपी बन जाएगा, तो 50 कॉपी एक महीने में संभव है नहीं है, तो वही शॉर्ट नोट्स बना के रखिए आप, ठीक है। तो रेस में आप आ गए हैं और अब जो जितना तेज दौड़ सकता है, अब दौड़ने में क्या है कि ऐसे ही नहीं कि अभी दौड़ गए और गिर गए आगे जाके, नहीं। रेसर लोग वो रहते हैं जो स्टार्टिंग के राउंड में तो स्लो ही रहते हैं और लास्ट राउंड में थोड़ा फास्ट हो जाते हैं। अब बोलिएगा कि अभी स्लो रहेंगे और लास्ट में फिर कैसे दौड़ेंगे, तो स्लो का मतलब ये नहीं हुआ कि एकदम से आया कॉपी रखे और चुपचाप सुन रहे हैं और फिर चल गया। रेस का मतलब होता है, रेसर जो होते हैं वो एक खुद से एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ हम लास्ट राउंड के लिए एनर्जी लगा के बचा के रखें और वो लास्ट में कर लेंगे। तो आपको भी वही करना है, शुरू से एकदम सारा कुछ क्लियर रखिए और जहाँ भी दिक्कत हो बिल्कुल टीचर से पूछिए। और आपके मेंटर्स एक आएंगे यहाँ पे बाद में और वो आपको सारा नंबर्स, किन का कौन सा नंबर है और किन से क्या ज़रूरत होगा तो किन से बात करना है वो आपको बता देंगे। दूसरा कि स्टडी मटेरियल आपका यहीं पे मिल जाएगा, जैसे प्रिंट होके आ रहा है 1 से 2 दिन में, वो हर बुक आपको जैसे जैसे टॉपिक चलते जाएगा आपको बुक मिलते जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग भी रेडी हैं? है ना। तो वो एनर्जी अभी से लेके पूरे साल के लिए रखना है, ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन बस एक नए